अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ईरान और अमेरिका के मुआहदे से सारी दुनिया ही पाकिस्तान की शुक्रगुजार है, लेकिन इजरायली काबीना के वज़रा शदीद परेशान हैं और वो अपने दोस्त सदर ट्रंप पर ही तनकीद कर रहे हैं और अमन मुआहदे पर अमल न करने के ऐलानात कर रहे हैं, जिसके जवाब में अमरीकी नायब सदर ने इसराइलियों को आईना दिखा दिया है और वो कह रहे हैं कि पिछले 3 माह के दौरान जिन हथियारों ने इसराइल को बचाया उनमें से 2/3 अमरीकी थे जो अमरीकियों के टैक्स के पैसों से तैयार हुए थे। जेडी वैंस कहते हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म के वज़रा को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ज़रा होश के नाखून लें, सदर ट्रंप पर तनकीद के बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें। ये पहली बार हो रहा है कि अमरीका और इसराइल खुलकर एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने तो नेता पागल तक करार दे दिया था। I saw the Axios report. Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. आज भी हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस ने एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाकर हमले किए हैं, जिसमें 16 लबनानी शहीद और 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए हैं। जिसके बाद इसराइल के शिद्दत पसंद कौमी सलामती के वजीर ने अपने बयान में कहा कि हर इसराइली माँ के एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माएँ रोएं। पूरा लबनान जल जाना चाहिए। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान भी सीज फायर हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये पायदार हो। इसराइली शिद्दत पसंदी और नफरत का इजहार भारत में मौजूद इसराइली सफ़ीर ने भी किया है। वो कह रहे हैं कि इसराइल को मशरिक़ वस्ता में ईरान से मसला तो है ही, लेकिन इस अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मरकज़ी किरदार ने इसराइल को तड़पा कर रख दिया है। इसराइल के बाद अगर किसी को पाकिस्तान की कामयाब सालिसी की कोशिशें चैन नहीं लेने दे रही ना, तो वो है भारत। लेकिन मारूफ शायर मिर्ज़ा रज़ा बर्क लखनवी की गज़ल का एक मिसरा है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो दूसरी तरफ इसराइल और भारत के ख़ास अफ़गान तालिबान को भी पाकिस्तान का अमन मंजूर नहीं है। दाइश के ठिकानों का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की कोशिश की गई, जिन्हें पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया है। अफ़गान तालिबान का दाइश का नाम इस्तेमाल करना अपने दामन पर लगे कीचड़ को छुपाने की कोशिश करने के ही बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, सरबराह हैं जामिअतुर रशीद के। आपके वक्त की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो कारनामा अंजाम दिया पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान, इनका मुआहदा हो गया और अब हिजबुल्लाह और इसराइल इसके दरमियान भी सीज़ फायर हो गया है। दुनिया पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रही है। मुफ्ती साहब, अभी कुछ दिनों पहले आप की भी हज से वापसी हुई है, वहाँ पर यकीनन पाकिस्तानी हुज्जाज से भी आप मिले होंगे, दीगर हुज्जाज से भी मिल रहे होंगे। क्या एहसासात और जज्बात थे वहाँ पर, लोगों ने यकीनन आपसे शेयर किया होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया किरण साहिबा। हज में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे लोगों के तअस्सुरात मिले, पूरी दुनिया से जो हाजी आए हुए थे मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से। तो हर आदमी के ज़बान पे पाकिस्तान, फील्ड मार्शल साहब, पाकिस्तान की हुकूमत और अस्करी सिविल क़यादत के आपस में हम आहंगी, इसका बहुत चर्चा था और अरबों से मुलाकात हुई। बाज़ वहाँ की तकरीबात में भी शिरकत का हमें मौका मिला, तो लोग बहुत ज़्यादा ममनून थे पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब के कि इनकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमें एक मोर्चा दिखाया और पूरी इंसानियत को एक हादसे से बचाया। तो ये इतने बड़ा ये कारनामा है, बल्कि मैं कहूँगा कि मोजज़ा है जो अल्लाह ने पाकिस्तान को अता फरमाया। और इसमें हमारी सिविलियन और अस्करी क़यादत की आपस में हम आहंगी, एक पेज पे होना, और फिर हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने जिस तरीके से इसको अपना मिशन बनाया कि ताकि ये लोगों की जानें बच जाएँ, और उस मिशन के साथ उनकी जो कमिटमेंट मैंने देखी, जो उसके लिए उन्होंने एफ़र्ट की, जो उन्होंने सफारतकारी की, जो कोशिशें की, जो लॉबिंग की, जो गैर मामूली उन्होंने इसमें जो कुर्बानियाँ दी, वो इतनी बड़ी थी कि तारीख़ में इसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल होगा। और मैं इस मौके पे ये भी कहूँगा, मुफ्ती साहब, मैं एग्जैक्टली इसी सवाल पर आना चाह रही थी।
जी मुफ्ती साहब ये फरमाइए सर, ये कोई आसान सफर तो था नहीं। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका, दूसरी तरफ हमारा ब्रादर मुल्क ईरान, तीसरी तरफ अरब ममालिक, तो ये आग और कांटों का सा सफर था जिसमें कोई भी हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वहां पर फील्ड मार्शल ने ये जिम्मेदारी ली, क्या मकसद था पीछे, क्यों ली ये जिम्मेदारी? देखिए, एक तो इसमें मैं ये कहूँगा कि ये जैसा आपने बताया कि एक तरफ इतने बड़ी बड़ी मुश्किलात थी, माफियाज थे, चैलेंजेस थे, और इस सब के बीच में से, इस जहमत में से रहमत निकालने का जो सेहरा है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब को जाता है। और मैं इस मौके पे ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी इसमें मुश्किलात आई शुरू से लेकर अब तक, और जितने ख़तरात थे और जितने इसमें बैन-अक़वामी सतह पे लोग मुलव्वस थे, उस सब को सामने रखते हुए जो फील्ड मार्शल साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो रास्ते निकाले और यहाँ तक माशाल्लाह कामयाबी हुई, तो इसको एक केस स्टडी के तौर पे पूरी दुनिया में इसको पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जाना चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में नामुमकिन कामों को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है और ज़हमत को रहमत में कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ उसके लिए एक तारीख़ी शहकार और एक शहपारा था, और इसके लिए फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरीके से सफारतकारी की और जितनी उन्होंने कुरान से मदद ली, क्योंकि मुझे इसका भी इल्म है कि जितनी भी मसाइल, जितनी मीटिंग वगैरह होती थी तो वो कुरान से इस्तिफ़ादा करते थे कि अगर एक तरफ ईरान और इसराइल की जंग है तो उसमें हम ईरान के साथ हैं, क्योंकि इसराइल जारिह है, गासिब है, ज़ालिम है, और दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब के मसाइल हैं तो उसमें वो ये आयत पढ़ते थे, वइन ताइफ़तानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, अगर मोमिनों की दो जमातों के दरमियान अगर झगड़ा हो जाए तो उन्हें मुसालत कराओ। फिर अगर कोई मुसालत करने पे आमादा ना हो तो जो बागी है, जो बात नहीं मान रहा, उससे लड़ो। तो उनके सामने ये बहुत क्लैरिटी थी इस हवाले से कि हम ईरान के साथ हैं, इसराइल के हवाले से, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ मामला दूसरा तरफ बताया तो हमारा मुआहदा भी है सऊदी अरब के साथ। तो वो जो कुरान मजीद से रहनुमाई लेते हैं ये उसकी बरकत हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया भी था कि हम बार बार ईरान को इस बात के बारे में बता भी रहे थे कि हमारा उनके साथ मुआहदा भी है, तो आप ये ना करें, और हम जो है वो ईरान के साथ भी अपनी सिंपैथी शो करवा रहे थे, उनके साथ भी खड़े हुए थे। सर ये बताइए, इसके पीछे ये जो सोच है वो बस यही थी कि सालिसी करवाई जाए, ममालिक के दरमियान में खित्ते के अमन को बरकरार रखा जाए, या पीछे मकसद कुछ और था, कोई और बड़ी सोच है? जी मैं समझता हूँ जो फील्ड मार्शल साहब को जानते हैं करीब से, उनको पता है कि वो इंसानी जानों को के बचाने के लिए और पाकिस्तान से जो उनको इश्क है, पाकिस्तानियों को मुश्किलात से बचाने के लिए, ख़ास तौर पे 70 लाख पाकिस्तानी खलीज में वहाँ थे, मुलाजमत कर रहे हैं, तो उनका बेरोज़गार हो जाना और 70 लाख ख़ानदानों का बेरोज़गार हो जाना उनके नज़दीक बहुत बड़ी बात थी। और जिस तरीके से खलीज में हालात ख़राब हो रहे थे, फिर ये कि सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन है, तो हरमैन शरीफैन के साथ तो हमारा ईमानी ताल्लुक़ है, तो ये सब चीज़ें उनके सामने थी, इंसानों को इससे बचाना और पाकिस्तानियों को मुश्किलात से बचाना। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जो 1.5 अरब लोग हैं उनको भी हमारे पाकिस्तान की हुकूमत का, फील्ड मार्शल साहब का, शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी वजह से हिंदुस्तान भी इतनी बड़ी मुसीबत से बच गया। तो इसमें इंसानियत की बात भी है, इस्लाम की बात भी है, उम्मत की बात भी है, हरमैन शरीफैन की बात भी है, और पाकिस्तान की हिफाजत भी है, पाकिस्तानियों की हिफाजत भी है, और पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस का मसला भी है। और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है रात दिन, ये ऐसी चीज़ है कि हर पाकिस्तानी उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए और पाकिस्तान की कदर भी करनी चाहिए। जो नाशुक्री हमारे यहाँ आ गई है, इस नाशुक्री की वजह से भी अल्लाह का अज़ाब आता है हमारे ऊपर। अच्छा ये फरमाइए मुफ्ती साहब, अब जंग का इख्तिताम, इसके बाद अब सुनने में कुछ ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड्स के हवाले से भी अब जो है वो दोबारा मुहिम का आगाज़ करेंगे, तो आपको लगता है कि फिर इस हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब पर दबाव आ सकता है? देखिए, बहुत 1 साल के अंदर या 5-6 महीने में इतनी बातें लोगों ने की हैं कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेज रहा है गज़ा में, अमेरिका के हाथ बिक गया है, अमेरिका के सामने ढेर हो गया है, लेकिन दुनिया ने देखा
ये सारे प्रोपेगेंडे थे, अफवाहें थीं और बेबुनियाद बातें थीं। तो मैं समझता हूँ जिस बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने इस्तिकामत दिखाई है, कारनामा अंजाम दिया है, तो कहीं से भी कितना भी अगर प्रेशर आएगा तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा। और पाकिस्तान ने अब ये सीख लिया है कि मुश्किलात के अंदर से कैसे रास्ते निकाले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना प्रेशर आना था वो आ गया था और पाकिस्तान उसमें सुरखरू हुआ। और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब जो थे, उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े में जो अमेरिका की टीमें थीं या ईरान की या जितनी मुतल्लिक़ लोग थे, तो उनको बाकायदा मैं जो मुझ तक इत्तलात पहुँची हैं, उन्होंने काफ़ी तेज़ गुफ्तगू की और बाज़ दफ़ा उनको डांटा भी। तो इतनी बड़ी शख्सियत है उनकी कि इतनी बड़ी सतह पे जाकर जब लोगों की वो रहनुमाई करते हैं, लोगों पे गिरफ्त करते हैं, और उनके यहाँ क्लैरिटी बहुत है। कुरान मजीद में जो आता है ना, वशददना मुल्कहु आतीना उल हिकमत व फसल खिताब, कि हमने उनकी मुल्क को मुस्तहकम किया और हमने उनको हिकमत दी और क्लैरिटी दी। तो ये जो फील्ड मार्शल साहब के यहाँ जो क्लैरिटी है और जो उनके यहाँ हिकमत है सफारतकारी के हवाले से, लॉबिंग के हवाले से, कमिटमेंट के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं से भी कोई भी प्रेशर आ जाए तो हमारे इदारे, हमारी हुकूमत, हमारी अस्करी क़ियादत बिल्कुल इसको बर्दाश्त करेगी और इंशाअल्लाह हम हर चीज़ में सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये फरमाइए कि अफगान तालिबान के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना। एक बार फिर वो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की और उन्होंने गो के उनके ड्रोन को मार गिराया। फिर हमने अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर रही है। क्या समझते हैं इनके इस झूठे इल्ज़ाम और झूठे प्रोपेगेंडे के पीछे आपको वजह क्या समझ आती है? देखिए, सबको पूरी दुनिया को पता है कि दाइश भी अफ़गानिस्तान में है, टीटीपी भी अफ़गानिस्तान में है और जितने भी ग्रुप यहाँ हैं, चाहे वो BLA हो, वो सब अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं। वहीं से वो सब चीज़ों को आगे मुनज़्ज़म कर रहे हैं। तो इन हालात में ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर दाइश के लोग हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी है। पाकिस्तान खुद दाइश के हमलों की जद में है और कितने हमले उन्होंने किए हैं। और जितना मैं जानता हूँ अस्करी तंजीमों को, ये सब अफ़गानिस्तान में हैं, कुनड़ वगैरह में, बदख्शान के इलाकों में, और इन सब ग्रुपों को बाकायदा वहाँ पाला भी जा रहा है, इनको तैयार भी किया जा रहा है, इनकी हिफाजत भी की जा रही है। ये अपने दामन का कीचड़ साफ करने के लिए ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और फिर सवाल ये है साहब कि फिर इससे हासिल क्या होगा या वो क्या करना चाहते हैं हासिल? देखिए, इसमें बहुत सारे अनासर इसमें शामिल हैं। उसमें उनकी इकोनॉमी और वहाँ की मईशत भी इसी पर चल रही है, बाहर से इमदाद मिल रही है, इसी बात का उनको पैसे मिल रहे हैं, डॉलर भी मिल रहे हैं, और सबको पता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कोई पोशीदा बात कर रहा हूँ। दूसरी कि वहाँ आपस में जो इनके ताल्लुकात हैं वो भी बहुत ज़्यादा कार फरमा हैं। फिर यहाँ जो बॉर्डर का जितना बड़ा इलाका है, यहाँ माफियाज हैं, स्मगलर हैं, मनशियात के, हथियारों के, हीरोइन के और कारोबारी लिहाज के बड़े बड़े वहाँ स्मगलर हैं। तो बहुत सारे मकामी सतह पे और बैनुल-अक़वामी सतह पे मफादात मुलव्वस हैं। इसमें सबका काम धंधा इसी पर चल रहा है कि CPEC को ख़राब किया जाए, पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत को मुतासिर किया जाए, फ़ौज को मुतासिर किया जाए। इस पे उनको पैसे भी मिल रहे हैं, शाबाशी भी मिल रही है। और जो मजहबी ग्रुप हैं उनमें बहुत सारे जो TTA के लोग हैं, उनमें मजहबी हवाले से उनके साथ शामिल हैं वो, और उनमें बाज़ लोग ऐसे हैं जो तकफ़ीर भी करते हैं। ज़्यादातर लोग अफ़गानिस्तान के लोग, अफ़गान तालिबान, वो पाकिस्तान की हुकूमत वगैरह की तकफ़ीर नहीं करते। लेकिन वहाँ मैं जानता हूँ बाज़ बड़ी क़ियादत में, ख़ास तौर पे जो कंधार में शेख हिबतुल्लाह के इर्द गिर्द लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैसे ही तकफ़ीरी ज़हन रखते हैं जैसे TTP का और दाइश वगैरह का है। तो ज़ाहिर है कि इसमें नज़रियाती चीज़ भी है। फिर उनको यहाँ से जो कौम परस्तों की तरफ से सपोर्ट मिल रही है और अपोजिशन की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, बाज़ हुकूमती लोग हैं उनसे भी सपोर्ट मिल रही है, मीडिया की सपोर्ट भी मिल रही है। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत, जिनको हम बहुत सादा समझते हैं, वो पाकिस्तान के बाज़ व्लॉगर जो हैं, वो कंप्यूटर इसके जो आगे जो साफ़ी लोग हैं, बाज़ वो नाम निहाद साफ़ी में कहूँगा, तो वहाँ से वो पैसे पकड़ के उनके हक़ में वो व्लॉग करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं और हमें इसके लिए मुत्तहिद होना चाहिए। जी,
मुफ्ती साहब अगर मुख्तसरन मुझे बता सकें हल क्या है इसका। अभी अगर इसी साल में आप देख लें जून तक पाकिस्तान जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 32,000 से ज़्यादा कर चुका है, कोई 1800 से ज़्यादा दहशतगर्द मार दिए हैं। अफगानिस्तान में भी जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो पा रही है। हल क्या है इसका जो कुछ अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है? इसमें सबसे पहली बात तो एक हमें सच बोलना चाहिए, हुकूमत की सतह पर भी, इदारों की सतह पर भी और मीडिया की सतह पर भी। ये जो हम हक़ और बातिल को खलतमल कर देते हैं, लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। और दूसरे नंबर पे ये कि हम इकट्ठे हों, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो भी कुछ अफ़गानिस्तान से हो रहा है उसको सपोर्ट मिल रही है यहाँ के कौम परस्तों की तरफ से, यहाँ की बाज़ सियासी जमातों की तरफ से, बाज़ हुकूमती ख़ास तौर पर जो सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ बाज़ लोग ऐसे हैं जो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो इसको रोकना होगा। इसी तरीके से जो सहूलतकारी हो रही है, इस सहूलतकारी को हम भरपूर तरीके से रोकें, चाहे वो मजहबी सतह पे हो, चाहे वो कौमियत की सतह पे हो, चाहे वो सियासी सतह पे हो या किसी हुकूमती एहलकार की तरफ से हो। इस सहूलतकारी को जब हम रोकेंगे तो उसके बाद फिर हमारी अफवाज की जो कुर्बानी है वो बहुत रंग लाएंगी। और न अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में, जैसे मैं पहले भी बताता रहता हूँ, कि 40 लोगों में से 32 लोग असलन हमारे साथ हैं। तो हमारे इदारों के पास, हमारे लोगों के पास इतनी हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए कि उनको हम साथ मिलाएं। और बकिया जो 8 लोग हैं जो बाहर से पैसे ले रहे हैं, इंडिया से, अमेरिका से, दूसरी जगहों से, और उनके अंदर वो अपने असर रसूख को डालें। तो मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात भी इसका हल है, और जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी चल रही है ये भी इसका हल है। और सहूलतकारी का ख़ात्मा ये बहुत ज़रूरी है। जब तक सहूलतकारी, ख़ास तौर पे मजहबी सहूलतकारी और कौम परस्तों की तरफ से जो सहूलतकारी है, इन दो को जब हम फोकस रखेंगे तो बहुत उम्मीद है कि इसके नताइज होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बात मैं ये भी बता दूं कि फील्ड मार्शल साहब वगैरह इतने बड़े पैमाने पर वो मसरूफ़ थे वहाँ खलीज के मामले में। मुझे उम्मीद है कि वो पूरा फोकस रखेंगे तो बहुत सारे नताइज हमें मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब। प्रोग्राम मौजूद थे, अहम गुफ्तगू कर रहे थे, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपना तज्जिया भी दे रहे थे। नाज़रीन, जंग बंदी के बाद आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं वो कम होते ही हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये की बड़ी कमी का ऐलान किया है, जिसके बाद मुल्क में 1 लीटर पेट्रोल 299 रुपये जबकि डीजल 311 रुपये लीटर हो गया है। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। पेट्रोल की कीमत की वजह से जिन अशिया की कीमतें ऊपर गई थी उनको भी फौरी तौर पर नीचे लाया जाए, सख्त मॉनिटरिंग की जाए ताकि आवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल सके। एक और अहम मामला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिन्होंने आज 48 अरब रुपए खसारे के साथ 2000 अरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया है। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। कम अज़ कम उजरत भी 5,000 रुपये बढ़ाकर 45,000 कर दी गई है, जबकि साथ ही इमरान खान से मुलाकात न करवाने की वजह से वफाक को ग्रांट न देने का ऐलान। इस बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम सूबों से इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी, उसमें हमने साफ बोला था कि ये बड़ा फैसला है और ये इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर हम नहीं कर सकते। जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा जनाब शफी जान साहब साथ मौजूद होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा जनाब शफी जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। इससे पहले कि मैं बजट पे बात करूँ, आज हुकूमत की जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव, जैसी जंग बंदी हुई है उसके फौरन बाद हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, डीजल में कमी हुई है। 74 रुपीज़ पेट्रोल और 67 रुपीज़ डीजल। बतौर ऑपोजिशन मुतमईन है शफी जान साहब आप इससे, या आप समझते हैं कि इससे ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए था? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक पेट्रोल प्राइसेस की बात है तो आज हुकूमत ने जो कमी पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस में की है इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि
आलमी मंडी में जो ऑयल की प्राइसेस है वहां पे तकरीबन आ चुकी है जहां पे ईरान और अमेरिका की जंग से पहले थी। और जिस तेजी से इसको बढ़ाया गया उस तेजी से कम तो नहीं किया गया, लेकिन हम ये मुतालबा भी करते हैं और हम ये चाहते भी हैं कि पुराने जो रेट्स थे और उसी पे जो 250 का रेट था उसका लगभग ही रेट होना चाहिए था। अभी भी जो कीमत है वो 300 रुपए के लगभग है। इन्होंने लेवी जो बढ़ाई है उसको कम करना चाहिए और ये जो रिलीफ है ये आम पब्लिक को पास ऑन करना चाहिए। ठीक, अच्छा अब ये बताइए कि आप लोगों ने जो बजट पेश किया है पिछले साल के बरक्स खसारे का बजट पेश किया है इस बार, तो ये खान साहब की हिदायत पर बजट पेश किया गया है या फिर वाकई सूबा खसारे में चला गया है? अब पहली बात यह है कि हमने तो शुरू में ही अनाउंस किया था कि हम जो बजट पेश करेंगे वो सरप्लस नहीं होगा, वो डेफिसिट का बजट होगा। फिर हमने ये भी कहा था कि बजट के लिए हम मिलना चाहते हैं इमरान खान साहब से, उनका इनपुट लेना चाहते हैं। हमने उसके लिए पिटीशन भी जमा की लेकिन वो बेंच टूट गया और मुलाकात नहीं हो सकी। फिर हमने इस बारे में भी सोचा और अफरीदी साहब की जाती ख्वाहिश भी यही थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए जो कि एसेंशियल बजट कहलाता है, जिसमें तनख्वाहें होती हैं और बाकी रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती है। फिर हमने अपनी कानूनी टीम से मशावरत की। अफरीदी साहब ने मुसलसल 3 दिन अपनी कानूनी टीम से मुलाकातें की, कानूनी माहिरीन से राय ली, लेकिन वो जो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर ये फैसला पार्टी के सामने रखा गया और पार्टी ने ये फैसला लिया कि 1 साल का बजट पेश किया जाए। फिर आज 1 साल का बजट पेश कर दिया गया है। अब ये तीनों सूबों से बेहतर बजट है, फेडरल हुकूमत से बेहतर बजट है। सरप्लस बजट बिल्कुल हमने पेश करना नहीं था। डेफिसिट बजट भी हमने पेश किया, 48 अरब के खसारे का बजट है। मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मैं आपसे पूछ ये रही हूँ क्योंकि माजी में भी हमने देखा है, लास्ट ईयर भी हमने देखा था, खान साहब की हिदायत थी कि खसारे का बजट पेश किया जाए लेकिन सरप्लस पेश किया था अली अमीन गड्डापुर साहब ने। तो इस बार वाकईतन खसारे में है सूबा या ये खान साहब की हिदायत की बुनियाद पर खसारे का बजट पेश किया गया है? देखिए, अफरीदी साहब ने तो शुरू में कह दिया, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने कहा कि मैं सरप्लस बजट नहीं दूंगा और ना ही मैं कोई ग्रांट दूंगा फेडरल हुकूमत को जब तक हमारी ये तो आपने बता दिया है। वो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, उनके कहने से तो नहीं होता है ये आप लोगों ने किस लिए किया? सूबा खसारे में है या नहीं है? नहीं, सूबा खसारे में तो नहीं है। 48 अरब जो है जो वो हम अपने बचत से ही पूरा करेंगे और हम कोई कर्जा भी नहीं लेंगे। अगर खसारे में होते तो हम कर्जा लेते, लेकिन हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने ना सरप्लस बजट देना था और ना ही कोई फेडरल हुकूमत को हम ग्रांट देंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। आपने देखा होगा कि मुलाकात ये नहीं करवाते तभी सहूलत इमरान खान साहब को नहीं मिल रही, बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, उनके जो सेहत का इशू है, अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का हमारा मुतालबा है। यानी ये जो खसारे का बजट है, मैं इसको ऐसे कह लूं, ये सिर्फ ये वफाकी हुकूमत की मुखालिफत में खसारे का बजट पेश किया गया है। आप कह सकते हैं इस तरह। सही। अब जो आप ग्रांट की बात कर रहे हैं कि खान साहब की इजाजत से मशरूत है, तो क्या कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में यकीन दहानी नहीं करवा दी थी आप लोगों ने ग्रांट के हवाले से? नहीं, हमने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। अगर कोई इसको कोट कर रहा है तो वो गलत बयानी कर रहा है। NEC के इजलास में CM अफरीदी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट किया, वहां पे मुजम्मिल असलम साहब भी उनके हमरा थे और वहां पे हमने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती ये फैसला हम नहीं कर सकते। सूबे में इमरान खान साहब की हुकूमत है, अफरीदी साहब ने वहां भी ये अपना स्टैंड जो है बरकरार रखा कि इमरान खान साहब से जब हम मुलाकात करेंगे तब इसके बारे में पूछा जाएगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। 175 अरब का ग्रांट जो हमारी कटौती, ये कहते हैं 175 अरब का शेयर बनता है, ये इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो उनके सामने ये चीज रखी जाएगी। अगर वो इसके हामी भरते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगर वो इसकी नफी करते हैं तो हम किसी सूरत भी ये कटौती नहीं करेंगे, ये ग्रांट हम फेडरल हुकूमत को नहीं देंगे। अच्छा, जब आपने ग्रांट के हवाले से मशरूत कर दिया इसे कि खान साहब से मुलाकात होगी उसके बाद ही ग्रांट दी जाएगी या उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा, तो इस पर कोई आपसे अभी तक कोई राबता वगैरह हुआ है? मुलाकात की यकीन दहानी वगैरह करवाई गई है? नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ और ना ही हम किसी बैकडोर राब्ते पे यकीन रखते हैं। बात बड़ी वाजे है, अगर फेडरल हुकूमत ये चाहती है कि हम उनको ग्रांट दें तो ग्रांट के लिए तो हमें खान साहब के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए मुलाकात करानी पड़ेगी। CM अफरीदी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और इमरान खान साहब के सामने तमाम तरह जो सिचुएशन है वो उनको सामने रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है और सूबे में इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनकी वोट से ये हुकूमत बनी है, वो हमारे लीडर हैं और उनका जो फैसला होगा वो फाइनल फैसला होगा। आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी भी जब इस किस्म के फैसले करती है तो अपने लीडर से कंसल्ट करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर कोई फैसला करते हैं
तो वो अपने लीडर से कंसल्ट करते हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी में ऐसा क्यों है कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बजट के लिए मुलाकात नहीं करवाई गई? ग्रांट उसी सूरत में ही पॉसिबल होगा अगर हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से होती है और वो इसकी जो है हामी भरते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये फरमाइए, एक और भी बड़ी बात जो है ना इस वक्त वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुहेल आफरीदी साहब ने जब बजट स्पीच दी है उस पर उन्होंने एक टब्बर के हवाले से भी कहा कि टब्बर का कोई प्रोजेक्ट इसमें नहीं है। टब्बर से मुराद यानी वो खानदान की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसके नाम के प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए गए, यानी कि वो पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने टब्बर के नाम पर नहीं, इमरान खान के नाम पर ही कितने प्रोजेक्ट अगर किए हैं, या किसी के अलावा, उनके नाम के अलावा कोई 5 प्रोजेक्ट जो आपने अनाउंस किए हो या रखे हो इस बजट में, वो बता सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि आपने पंजाब का बजट देखा होगा और जिस तरीके से वहां पे वजीर खजाना एक फैमिली की ब्रांडिंग कर रहा था पंजाब के अवाम के टैक्स के पैसों पे, आफरीदी साहब का इशारा उस टब्बर के खिलाफ था, शरीफ फैमिली के खिलाफ था, मैं साफ कहूंगा। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 12 सालों से यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आप एक प्रोजेक्ट बता दें जिसपे हमने इस किस्म का कोई भी इनिशिएटिव लिया हो या किसी के नाम से हमने मंसूब किया हो। हमारी जी डे 1 से स्टैंडिंग यही है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी पाकिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के टैक्स के पैसों से जो प्रोजेक्ट बनते हैं उस पर किसी की ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए। इवन आप ये भी देखेंगे कि हमारे आपकी पहली बात से देखें, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अवाम के टैक्स के पैसों से सियासी तशहीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके सूबे के हवाले से पूछ रही हूँ ना, अल्लामा इकबाल के नाम पे रख ले, कायदे आजम के नाम पे रख ले, अब सुन लें हमने क्या इस साल हमने क्या प्रोजेक्ट उनके नाम पर रख ले। आपने कौन से 5 प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं? आप सुन लें, इस 26-27 में सब 3 सेक्टर को हमने पहला सेक्टर जो है वो एजुकेशन है और फिर सेहत है और फिर अमन और अमान की वजह से हम इस बार जो अमन और अमान की जो सिचुएशन है पुलिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले साल जो सेहत का बजट था वो 275 अरब था, इस बार हमने 334 अरब कर दिया है। तालीम का 419 था, हमने 468 कर दिया। सबसे ज्यादा पैसे हमने एजुकेशन को दिए हैं। महकमा पुलिस का पहला जो बजट था वो 164 अरब था, इस बार 191 अरब कर दिया गया है। होम और ट्राइबल अफेयर्स का जो बजट था वो 15 अरब से बढ़ा के 30 अरब कर दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट का बजट 56 अरब से बढ़ा के 90 अरब कर दिया गया है। मैंने देखा है आपका बजट जिसमें 48 अरब का खसारा और उसके साथ जितना बजट है वो सारी चीजें मैंने देखी है। लेकिन मैं ब्रेक ले रही हूँ, अभी ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो प्लीज मुझे जो आपने तालीम का बजट रखा है उसमें कितनी नई यूनिवर्सिटीज रखी हैं, जो आपने सेहत का बजट रखा है उसमें आपने सेहत के मराकज के लिए कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आपने न्यू अनाउंस किए हैं या जो इसके लिए रखे, ये जरूर मुझे बताइएगा। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शफी जान साहब साथ मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा का आज बजट पेश हुआ है, उसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी है। शफी साहब, सवाल छोड़ के गई थी आपसे मैं तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, जो नए प्रोजेक्ट के लिए जी सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपए रखे गए हैं, अदावियात की फराहमी के लिए 14 अरब, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए 80 अरब रुपए, 1000 बेड का न्यू हॉस्पिटल कोहाट में बनेगा, 1000 बेड का न्यू हॉस्पिटल मालाकंड में बनेगा और 5000 बेड का हॉस्पिटल पेशावर में फेज वाइज बनेगा। अगर हम फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पेशावर रिवाइटलाइजेशन प्लान के लिए 120 अरब रुपए रखे गए हैं, साफ पानी के मंसूबों के लिए 12 अरब, कोहाट, सिमरगरा, अपर दीर और वड़ी वाटर सप्लाई मंसूबे, आबी वसाइल के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरह फिर अगर आप इलाकाई तरक्की और खुशहाली की बात करें तो खुशहाल हजारा प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखे गए हैं, अपर चित्राल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 अरब, रूहाना कबाइल प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं, जम अजला तरक्याती पैकेजेस लेके आ रहे हैं, एहसान किसान प्रोग्राम के लिए 2 अरब, ओवरसीज के लिए वर्कर्स कर्जा स्कीम के लिए 2 अरब रुपए हम दे रहे हैं। फिर अगर आप यूनिवर्सिटियों की बात करें तो 11.86 अरब ग्रांट जो है इन एड हम दे रहे हैं यूनिवर्सिटियों को। नौजवानों के लिए 1.5 अरब का इंटर्नशिप प्रोग्राम दे रहे हैं, तलबा के लिए 2 अरब के बिलासूद कर्जे दे रहे हैं, मुफ्त निसाबी किताब की फराहमी के लिए 8.5 अरब रुपए, चीफ मिनिस्टर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए हमने रखे हैं। अगर फिर आप अमन अमान की बात करें, अवामी तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो पुलिस प्रोक्योरमेंट प्लान के लिए 14.5 अरब रुपए, जदीद असला गोरा बारूद के लिए 7.7 अरब रुपए, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए 1.8 अरब, डोनर्स थर्मल कैमरों जैमर्स के लिए, ड्रोन्स थर्मल कैमरों और जैमर्स के लिए 3.5 अरब, हिफाजती जैकेट्स और हेलमेट्स के लिए 1.2 अरब, नए सेफ सिटी मंसूबों के लिए 3.3 अरब, ड्रोन बेस्ड पुलिसिंग के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए हैं।
इसके साथ साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ठीक, अगर जो आप चीजें बात करें, मौजूद है अवामी उसी के फलाह की लिए बात रकम करें। मजीद मुख्तस की गई है। नए प्रोजेक्ट्स फिलहाल अभी यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स तो हमने आपने नहीं 3 आपको बताए नए, मुझे। ठीक, अब पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 3 नए हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया। जी इसके साथ साथ जी, हम इस मालाकंड वक्त में, पेशावर में और कोहाट में, मालाकार्ड में, ठीक है। और कोहाट और यूनिवर्सिटीज के बारे में नहीं बताया आपने? नहीं, यूनिवर्सिटी तो हमारे पास अभी भी सबसे ज्यादा है। 34 नई यूनिवर्सिटियां हम बना चुके हैं। हम इससे सही, कुछ कैंपसेस बना रहे हैं, कुछ वुमेन कैंपसेस बना रहे हैं। तो ये जो साल होगा, ये खैबर ठीक, पख्तूनख्वा की तरक्की का, खुशहाली का और अमन का साल होगा। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं सर, मुझे ये बताएं, बजट इजलास से पहले आपकी पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ जिसमें आपके 73 अराकीन ने शिरकत की। मुश्ताक अली समेत 19 अराकीन जो थे वो इजलास में नहीं आए। क्या ये वही है जो हुकूमत से नाराज है इस वक्त? सबसे पहले ये कि पार्लिमानी पार्टी में जो हमारा फिगर था वो 73 नहीं था, वो 80 के करीब था। और दूसरी बात ये कि सबसे अच्छी बात ये थी कि जो बजट का इजलास था उसमें 92 के 92 एमपीएस हमारे मौजूद थे। अगर किसी ने पार्लिमानी इजलास ज्वाइन नहीं किया, कोई अपने हल्के में मसरूफ रहा या लेट हुआ, लेकिन वो इजलास में मौजूद था। और जब बजट पेश होगा, हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। हम बजट जब पेश होगा तो तमाम हमारे अरकान बजट को वोट देंगे और बजट पास होगा। अच्छा, आपकी जानिब से मुश्ताक गनी समेत नाराज अरकान पर फंड्स और वजारतें ना मिलने के शिकवे का इल्जाम लगाया गया, लेकिन मुश्ताक गनी साहब आपके जवाब पे ये कह रहे हैं कि उन्हें अगर वजारतें चाहिए होती तो वो दबाव उस वक्त बढ़ाते जब कैबिनेट महज 8 अरकान पर मुश्तमिल थी। सर देखिए, जो 5 अरकान मीडिया पे आ चुके हैं और उनके खिलाफ पार्टी ने भी एक सर्कुलेशन जारी की है। और जहां तक मुश्ताक गनी साहब की बात है, बड़ा एहतराम है उनके लिए। सीनियर पॉलिटिशियन है। 3 दफा वो एमपी इमरान खान साहब के वोट की वजह से मुंतखब हुए हैं और इमरान साहब की वजह से हम सब इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। मेरे कहने का मकसद ये था कि ये तमाम तर चीजें अगर कैबिनेट के एक्सपेंशन से पहले वो कहते तो उसमें ज्यादा वजन होता है इखलाकी तौर पे भी। जब कैबिनेट एक्सपेंड हो गई है और कैबिनेट एक्सपेंशन में जो 5 हज़ार इस वक्त मीडिया पे आ चुके हैं वो हिस्सा नहीं बने, तो उन्होंने एक ऐसी बयानात देना शुरू कर दिए जो कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि पार्टी की चीजें बंद कमरों में ही फैसला अब होते एक और बड़ा हैं। इंपॉर्टेंट सवाल शफी जान साहब आपसे, क्योंकि अब भी जिम्मेदारी फैसल वावडा साहब ने एक तरीके से आपके कांधों पर डाल दिया या उन्होंने आपका नाम ले लिया है। वो कह रहे हैं कि आपके जरिए पैगाम भिजवा दिया है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत और दोनों को साथ बिठाने को तैयार है। आपने आगे बढ़ा दिया पैगाम। देखिए, फैजल वाडा साहब मेरे साथ आपके चैनल पे ही नदीम मलिक साहब के शो में थे और वो जो भी बातचीत हुई वो ऑन कैमरा हुई, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, बात बड़ी वाजे है। अगर हम किसी डील की तरफ देखते या हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ देखते तो इमरान खान साहब नहीं, वो तो जब शो खत्म हो जाता है बाहर, मैंने भी गाड़ी में जाना था, उन्होंने भी अपनी गाड़ी में बैठना था, नदीम मलिक साहब भी साथ थे, तो रास्ते में वो 3-4 मिनट ही लगते हैं आपके ऑफिस का, आपको पता ही है। वही बातचीत हुई है। हम किसी डील की तरफ नहीं देख रहे। अगर हम डील की तरफ देख रहे होते तो इमरान खान साहब 1000 दिन जो है वो जेल में ना गुजारते। जिस किस्म की कैद इमरान खान साहब ने गुजारी है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी कैद किसी ने नहीं गुजारी। और जहां तक बजट की बात थी, यानी मैं इसको ऐसे कह लूं कि फैसल वावडा की ऑफर को कंसीडर नहीं कर रहे आप? देखिए, फैसल साहब जो है वो मीडिया पे अक्सर फैसल साहब जो है इस किस्म की बातें करते रहते हैं मीडिया पे, और वो हमेशा ही जब भी किसी टॉक शो पे आते हैं या जब भी कोई मीडिया इंटरेक्शन करते हैं तो पेशन गोइयां करते रहते हैं। फेडरल हुकूमत की बात करें तो वो तो बेख्तियार है। जब भी उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक कोई भी बात की है, कोई भी दावा उनका सच्चा साबित नहीं हुआ। सेहत के हवाले से हो, मुलाकात के हवाले से हो, कोई भी उनका दावा अभी तक सच्चा साबित नहीं हुआ। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त पार्टी के अंदर एक सोच डेवलप हो रही है कि मुलाकातों के हवाले से पहले तो क्वेश्चन आपका भी हुकूमत से बनता है कि आप क्यों मुलाकात नहीं करवा रहे, किस कानून के तहत आप मुलाकात नहीं करवा रहे, किस आइन के तहत आप मुलाकात नहीं करवा रहे। ये मौजूदा हुकूमत ना किसी कानून को मानती है, ना आइन को मानती है। फिर यहाँ पे अदालतें भी बड़ी वीक फुटिंग्स पे है कि उनके ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जब हम चलते हैं अदालत के पास कि आपकी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। शफी जान साहब, आप जानते हैं कि ये सवाल जरूर मैं उठाती हूँ, हुकूमत के सामने जरूर उठा रही होती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद है। साहब ने जो आपको ऑफर किया, यानी आप उसे संजीदा ही नहीं ले रहे। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।